गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे सरगुज़श्त आज़ाद वक्त बादशाह की। ठीक है, ये आपका बेटा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, और ये कौन सी किताब है आपकी? इस किताब का नाम है गुलिस्तान अदब। ठीक है, इसका क्या नाम है? गुलिस्तान अदब। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपको रेगुलर बेसिस पे चाहे एक वीडियो मिले या 2 वीडियो मिले, आपके एग्ज़ाम तक, यानी फ़ैब में आपके इंशाल्लाह एग्ज़ाम होंगे तो आपका फर्स्ट और सेकंड टर्म का सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है। अच्छा, एक बात ये भी कि इस कोर का मतलब बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि मैम ये उर्दू कोर है या उर्दू इलेक्टिव है, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ये उर्दू इलेक्टिव है और इसका कोड क्या है आपका? 003। क्या कोड है इसका? 003। अच्छा, दूसरा डाउट बच्चों का ये रहता है कि मैम हम आरबीएससी बोर्ड से हैं और हम बिहार बोर्ड के हैं या फिर हम यूपी बोर्ड के हैं या हम सीबीएसई बोर्ड के। देखिए बेटा, अगर आपका चैप्टर सेम है, अगर आपकी बुक सेम है तो आप पढ़ सकते हैं, है ना। कहानी नई कहाँ से आएगी? ठीक है, तो आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो देखिए हमारी वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा। पहले हम ये पढ़ेंगे कि इसे लिखा किसने, असल में ये है क्या। तो ये एक दास्तान है। पूरी दास्तान आपको अगर पढ़ने बैठाल दिया जाए तो इसमें महीनों लग सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दास्तान का एक हिस्सा है कि कैसी होती है दास्तान। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि भाई दास्तान किसे कहा जाता है। ठीक है, पहले हम लोग इसको जानेंगे। ये देखिए यहाँ लिखा है ना, पहले हम दास्तान किसको कहते हैं इसे जानेंगे। इसके बाद फिर हम अपने मीर अमन भाई साहब को पढ़ेंगे जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। ठीक है, और उसके बाद इसके मतलब जो लेसन है इसे डिस्कस करके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दास्तान। दास्तान एक तवील और मुसलसल किस्से को कहते हैं। इसमें वाक़यात को पुरकशिश अंदाज में पेश किया जाता है ताकि पढ़ने वाले की दिलचस्पी और तजस्सुस बरकरार रहे। पढ़ने वाला ये सोचता रहे कि आगे क्या हुआ होगा। ठीक है, दास्तान में सीधी सादी बातों के अलावा माफ़ूक़ुल फ़ितरी वाक़यात भी पेश किए जाते हैं। हुस्न व इश्क की बातें, शहज़ादों और परियों की मुलाकातें, ज़िंदगी की छोटी बड़ी वारदातें, पेचीदगियाँ, उलझनें और अजीब व गरीब बातें होती हैं। ज़बान और बयान की दिलकशी और लुत्फ़ दास्तान के लिए ज़रूरी है। आम तौर से दास्तानों के अंदर क़िस्सों के कई सिलसिले होते हैं या एक किस्से के अंदर दूसरा किस्सा बयान किया जाता है। अब देखिए, ये मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, अब मैं इसे आपको समझाती हूँ। कहते हैं दास्तान एक तवील, तवील मतलब लंबा, और मुसलसल मतलब होता है लगातार चलने वाले किस्से को कहते हैं। ठीक है, इसमें ना बयान करने का अंदाज इतना मतलब दिलकश होता है कि सामने वाला ना पढ़ने के लिए मुतासिर हो, बेचैन हो कि यार इसमें अब नेक्स्ट क्या मिलने वाला है, क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है ना। आपकी मम्मी सिस्टर्स घर में बैठ के वो सीरियल देखते होंगे ना, हो सकता है आप भी देखते हो, है ना। साथ निभाना साथ, या ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो जब एक एपिसोड को फिनिश करते हैं तो ऐसे मोड़ पे लाके धू 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 करके ख़त्म करते हैं ताकि अगला एपिसोड देखने के लिए ना आप बेचैन रहें, है ना। आप अपना दिमाग लगाएं कि यार नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है ना। उसकी चोरी पकड़ ली जाएगी या उसे छोड़ दिया जाएगा, है ना। तो वही इसमें भी होता है कि बात को इस अंदाज में बयान किया जाए कि अगले वाले के अंदर ना दिलचस्पी पैदा हो कि यार आगे क्या हुआ होगा भाई। ठीक है, और कहते हैं दास्तान में सीधी सीधी बातों को भी क्या करते हैं, इसके अलावा माफ़ूक़ुल फ़ितरी यानी ऐसी बातें जो आप हकीकत तौर पे कबूल नहीं कर सकते, है ना। बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई परी हो? होता है कभी? नहीं, जिन्नात का जिक्र तो है लेकिन परियों का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, इसमें आपको कहानी मिल जाएगी कि कोई परी है, वो शहजादे के ऊपर फिदा हो गई है और उसे अपने आसमान में उड़ा के ले जा रही है। अब बताइए, क्या कोई इंसान आसमान में जा सकता है? नहीं जा सकता भाई। अब आप लोग ये मत कहिएगा मैम एरोप्लेन से जा सकते हैं, मैं उस तरह से जाने की बात नहीं करी। क्या किसी के पर लग सकते हैं जो उड़ के चला जाए? या अलादीन का वो जो मैट होता है वो मिल सकता है क्या आपको रियल लाइफ में, है ना। टेक्नोलॉजी से आप कुछ भी कर लें, उस पर मैं बहस नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन ये तो पुराने ज़माने की है, उस ज़माने में तो टेक्नोलॉजी थी नहीं जो आप इतना दिमाग लगाते,
ठीक है। तो अब देखिए कमेंट करना है और अगर आर्गूमेंट करना है हर जवाब पे कुछ ना कुछ तो बहुत सारी बातें बन सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ सिंपल सी बात यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें भी बता देंगे, जैसे एक इंसान की जान तोते में है, तोते को मार दो इंसान मर जाएगा, ठीक है। तो ये हकीकत तौर पर नहीं हो सकता, ठीक। इसके अलावा उसका जो कैनवस होता है ना बेटा, वो रियल लाइफ पे ही होता है ना। प्रॉब्लम्स के भाई मार काट ये सब रियल लाइफ से ही लेते हैं, है ना। वो उनको किडनैप कर रहे हैं, वो उनको मार रहे हैं, उन्होंने उनको गला दबा दिया, उन्होंने उनके साथ झूठ बोल दिया, ये रियल लाइफ से लिया जाता है, ठीक। आगे देखिए अब हम पढ़ते हैं तो लिखते हैं, अच्छा हाँ ये वाली बात और देख लीजिए कि दास्तान के अंदर या तो क्या होता है कि लगातार किस्से चलते रहते हैं, एक किस्सा ख़त्म दूसरा किस्सा शुरू हो गया, नहीं तो एक किस्सा चलते ही उसके अंदर से दूसरा किस्सा निकल जाता है और फिर ये किस्सा ख़त्म होने के बाद पहले किस्से को ख़त्म किया जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि पहला किस्सा ख़त्म होकर दूसरा शुरू किया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ लिखते हैं तारीख़ी एतबार से दास्तान एक अहदे, अब आपकी दास्तान के बारे में बता रहे हैं कि दास्तान कब से शुरू हुई है, ठीक है। अहद वस्ता की यादगार है, ठीक। यानी अगर हम तारीख़ी एतबार से बात करें तो बीच से ये लिखना शुरू हुई है। कदीम ज़माने में दास्तान गो शाही दरबारों से वाबस्ता हुआ करते थे। वो दास्तानें सुनाकर बादशाहों का दिल बहलाते थे। अब देखिए आपके पास तो मोबाइल है, आप बोर हो जाएंगे ना तो मोबाइल देखने बैठ जाते हैं, ठीक है। अभी आप आधी वीडियो पे पॉज करेंगे, यार मैम ने इतनी लंबी वीडियो बना दी है ना, और फिर आप गेम खेलने बैठ जाएंगे, सॉन्ग सुनने बैठ जाएंगे। लेकिन बादशाहों के पास ये चीज़ें नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे, वो अपने कुछ मुलाजिम ऐसे रखते थे जिन्हें हम दास्तान गो कहते हैं, ठीक है। वो क्या करते थे, वो बादशाहों को दास्तान सुनाते थे ताकि उनका भी एंटरटेनमेंट हो पाए, ठीक है। आगे लिखते हैं उर्दू ज़बान की बहुत सी दास्तानें संस्कृत से माखूज़ हैं जो अरब व ईरान पहुँची, ठीक है। यानी माखूज़ ली गई हैं, ठीक है। तो बहुत सारी उर्दू में जो दास्तानें हैं वो संस्कृत से माखूज़ हैं, ठीक है, जो अरब और ईरान पहुँची हैं, ठीक है। अरबी और फ़ारसी में उनके तर्जुमे हुए हैं, फिर हिंदुस्तान वापस आकर वो उर्दू के क़ल्ब में नमूदार हुई। क़ल्ब मतलब दिल, है ना। तो अब क्या कहते हैं कि दोबारा से पहले मतलब वो संस्कृत में लिखी गई, फिर वो अरबी और फ़ारसी में पहुंची और फिर दोबारा उर्दू में आ गई, ठीक है। अब यहाँ लिखा है बेताल 25सी, ठीक है, कलिया और दमना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और भी नाम लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सिंहासन 32सी, तोता की कहानी, ठीक है, और गुलो बकावली वगैरह, ठीक है। उसी कबीले की दास्तानें हैं। कुछ दास्तानें अरब और ईरान में भी पैदा हुई और हिंदुस्तान में उनके तर्जुमे हुए हैं। सबरस और अल्फ लैला वगैरह ऐसी ही दास्तानें हैं, ठीक है। ये सबरस किसकी थी, फ़ारसी की थी, है ना। अल्फ लैला भी शायद फ़ारसी या अरबी की ही है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में, ठीक है। तो ये अल्फ का मतलब ही क्या होता है, 1000 दास्तानें, है ना। लैल मतलब 1000 रातें, लैल मतलब होता है रातें, ठीक है। तो खैर बहरहाल आगे आ जाइए, देखिए यहाँ लिखते हैं इनके अलावा कुछ और दास्तानें ऐसी भी हैं जो शायद ईरान से आई हों लेकिन हिंदुस्तान में ज़बानी तौर पर सुनाने के दौर में उन्हें बहुत बदल गई। यानी अब क्या हो गया कि वो आइन तो बाहर से होंगी, हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या यहाँ ज़बानी तौर पर सुनाई गई। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम क्या करते हैं अपने अकॉर्डिंग उनमें उलट पुलट कर लेते हैं। तो वही कहते हैं कि वो दास्तानें थी तो ईरान से, लेकिन जब हिंदुस्तान में सुनाई गई तो वो उलट पुलट कर दी गई, ठीक है, और उनमें मुकामी रंग भी आ गया, ठीक है। अब लिखते हैं उन दास्तानों में अमीर हमज़ा, तिस्मे होशरुबा बहुत मशहूर हैं, ठीक है, और मकबूल भी दास्तानें हैं ये, ठीक है। लिखते हैं मीर अमन की बागो बहार भी इसी से माखज़ थी लेकिन ये उर्दू की दास्तान बनकर मकबूल हुई। अब मीर अमन की ही बागो बहार है जो आज हम पढ़ेंगे। बागो बहार का ही आपका एक किस्सा है जिसमें हम लोग को आज़ाद वक्त की सरगुज़िश्त पढ़नी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए आगे लिखते हैं दास्तानें नावल और अफसानों के दौर से पहले लिखी गई, ठीक है। सबसे पहले दास्तानें लिखी गई, जब टाइम कम होने लगा तो फिर दास्तानों को छोटा कर दिया गया तो नावल लिखी गई, और नावल्स को और छोटा कर दिया गया तो अफसाने। एक तरह से ये तीनों एक ही कड़ी के हैं, ठीक है। कुछ चेंजेस और भी हैं, ठीक, वो कभी डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में इंशाल्लाह। लिखते हैं इंसानी फितरत तफरीह का सामान ढूंढती है जो उसे दुनिया की फिक्रों से निजात दिला सके, ठीक है। यानी अब इंसान को एंटरटेनमेंट चाहिए, वो बेचारा थका हारा आया है, उसके दिमाग में कोई टेंशन है तो म्यूज़िक सुनेगा, है ना, गेम खेल लेगा, कुछ सीरियल वगैरह देख लेगा ताकि उसकी टेंशन दूर हो जाए,
है ना। तो अब पहले तो ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो उस वक्त क्या करते थे, दास्तानें सुन लेते थे। ये ज़रूरत दास्तान से पूरी होती थी। अगली बात समझ में, पुराने ज़माने में दास्तान गो बादशाहों, अमीरों और नवाबों के दरबार से वाबस्ता रहते थे। ठीक है, दास्तानें सुनने और सुनाने का रवाज आवाम में भी था। ठीक है, लेकिन आवाम में बहुत ज़्यादा नहीं था। बागो बहार और फसाना अजायब उर्दू की मशहूर दास्तानें हैं। अब देखिए, आज तो आप सबके पास मोबाइल है, आज आप दादी दादा पास या नाना नानी पास नहीं बैठते हैं। नहीं तो हम लोग जब छोटे थे तो दादा दादी नाना नानी पास जाके बैठते थे, कोई कहानी सुनाइए, भूत की सुनाइए, है ना, जिन की सुनाइए, परी की सुनाइए, है ना। तो ये चीज़ें सुनते थे। उस टाइम पे मोबाइल ये सब चीज़ें नहीं होती थी। रात में दादा दादी पास जाके लेट गए, है ना, नाना नानी पास जाके लेट गए, उनसे कहानियाँ सुन रहे हैं, कहानी सुनते सुनते सो गए, है ना। तो ये चीज़ें होती थी, इसका भी एक अलग मज़ा था शायद, जो आप लोग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मीर अमन के बारे में। तो मीर अमन 1750 में पैदा हुए हैं और 1837 में इनकी वफ़ात हो गई है। ठीक है, हालांकि ये डाटा जो है ये गलत है। 1806 के आसपास उन्हें निकाल दिया गया था, तो कहा जाता है 1808 के आसपास उनकी वफ़ात हो गई थी। ठीक है, खैर चलिए, मुझे इससे कोई बहस नहीं है। आपको जो डाटा दिया गया है वही पढ़े, है ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपके लिए बेहतर रहेगा। देख लीजिएगा आप एक बार आपकी बुक में यही है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे। जब दिल्ली के हालात ख़राब हो गए तो बहुत से अदीबों और शायरों ने दिल्ली छोड़ दी और तलाशे माश के लिए कई शहरों का रुख किया। सिंपल सी बात है, मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे। अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, इन्होंने हमले करना शुरू कर दिए थे। फिर अंग्रेज़ों की वजह से भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, बद से बदतर होते जा रहे थे। ठीक है, तो बहुत सारे जो बड़े बड़े अदीब थे उन्होंने क्या करा, दिल्ली को छोड़ दिया था और दूसरे दूसरे शहरों में चले गए थे, जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, है ना, हैदराबाद और आपका फ़र्रुखाबाद। तो अलग अलग जगहों पे चले गए थे, बहरहाल आजमगढ़। ठीक है, लिखते हैं मीर अमन ने भी दिल्ली छोड़ी तो कलकत्ता पहुँचे। ठीक है, और आपको पता है 1800 में, कब, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया गया था। कहाँ, ये आपका किया गया था, कलकत्ता में। ठीक है, और उसका मकसद ही ये था कि उर्दू ज़बान को पढ़ाया जाए, उर्दू ज़बान को फ़रोग़ दी जाए, ताकि अंग्रेज़ उर्दू सीख सकें और यहाँ पे आसानी से वो हुकूमत कर सकें। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हिंदुस्तानी उन्हें गाली बक के चला जाए, है ना, या उन्हें कुछ बुरा भला बोल के चला जाए और वो थैंक यू करते रह जाए। ठीक है, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को ज़रूरी समझा कि वो यहाँ की लैंग्वेज को सीखें, और इसीलिए बाकायदा तौर पर उन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज डाला। ठीक है, तो अब जब वो दिल्ली छोड़ के गए तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजिम हो गए। यहाँ उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज के उर्दू उस्ताद जो थे आपके डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर अंग्रेज़ी तलबा को उर्दू सिखाने के लिए किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा बागो बहार के नाम से किया। आगे बात समझ में देखिए, अंग्रेज़ी तलबा, ठीक है, अंग्रेज़ी तालिबे इल्म, उनको सिखाया। ठीक है, ये तर्जुमा 1802 में मुकम्मल हुआ, लेकिन 1804 में शाया हुआ। इसी साल मीर अमन ने गंजे खूबी नामी एक दास्तान भी लिखी। मीर अमन ने टोटल 2 ही किताबें लिखी हैं। ठीक है, एक बागो बहार और दूसरी गंजे खूबी। ठीक है, ये ज़्यादा फेमस नहीं हुई है, बागो बहार बहुत फेमस हो गई। लिखते हैं, मीर अमन ने लिखा है कि बागो बहार की ज़बान वही है जो दिल्ली के बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत और हिंदू मुसलमान बोलते हैं। मीर अमन से पहले मीर अता हुसैन खान तहसीन ने भी नौ तर्ज मुरस्सा के नाम से इस किस्से का तर्जुमा किया था। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल उर्दू में है। ठीक है, इसलिए उसको इतनी ज़्यादा फोकियत नहीं मिली है। आगे लिखते हैं, जबकि मशहूर वो भी है काफ़ी। ठीक है, नौ तर्ज मुरस्सा भी काफ़ी काबिल ज़िक्र है। आगे चलते हैं तो लिखते हैं, बागो बहार में 5 किस्से हैं, 4 दरवेशों के किस्से हैं और 5वां ख्वाजा सक परस्त का किस्सा है। ठीक है, बादशाह आज़ाद बख्त का किस्सा दरअसल सक परस्त का हिस्सा है। ठीक है, आगे लिखते हैं, बागो बहार में हर किस्म के माकूल फितरी अनासिर मौजूद हैं। देव, परी, बलाएं, जादूगर, है ना, अजीबुल्लख्त जानवर, अजीब अजीब से, है ना। इसमें उस ज़माने की तहजीब और माशरत की अक्कासी भी की गई है। मीर अमन की ज़बान सादा, सलीस और बामुहावरा है। ठीक है, फ़ारसी और अरबी अल्फाज के साथ साथ हिंदी अल्फाज भी नगीने की तरह जड़े हुए हैं। काफिया बंदी और कहावतों का इस्तेमाल ने ज़बान को मज़ीद पुरलुत्फ़ बना दिया है। बागो बहार में अखलाक़ी रंग भी है और हुस्न इश्क की रंगीनियाँ भी हैं। इसमें अच्छी दास्तान की सारी खूबियाँ पाई जाती हैं, लेकिन ये गालिबन किसी मजमे में दास्तान के तौर पर सुनाई नहीं गई। ठीक है,
अब क्या कहते हैं, बागो बहार अगर आप दास्तान पढ़ेंगे तो उसमें कुल 5 किस्से हैं, 4 तो दरवेश के हैं और एक 5वां किस्सा जो है वो आज़ाद बख्त का है। असल में कहानी पहले बादशाह से ही शुरू होती है कि एक बादशाह है, उसके औलाद नहीं है, ठीक है? तो वो इबादत करता है, तो वहाँ पे जब वो कब्रिस्तान में जाके इबादत करता है तो उसे वहाँ 4 दरवेश दिखते हैं जो बैठे बातें कर रहे होते हैं, ठीक है? तो पहला दरवेश अपने बारे में सब कुछ बताता है, फिर ऐसे ही दूसरा दरवेश अपने बारे में सब कुछ बताता है। तो पहले ज़माने में ना एक रिवाज ये हुआ करता था कि इशा के बाद कहानियाँ सुनी जाती थी और फजर तक सुन सकते थे आप, है ना? लेकिन अगर फजर की अज़ान हो गई, सूरज निकल गया, तो आप कहानी नहीं सुनेंगे। अगर आप कहानी सुनेंगे या सुनाएंगे तो मामू रास्ता भूल जाएंगे, मामू घर नहीं आ पाएंगे फिर, ठीक है? तो ये किस्सा था बच्चों को डराने के लिए बहरहाल, लेकिन इस पे लोग अमल भी करते थे क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है दिन में इंसान काम करेगा कि कहानियाँ सुनेगा, ठीक है? तो जो आपके 2 दरवेश पहले बैठे हुए होते हैं, वो अपनी कहानी सुना देते हैं, उसी में फ़जर की अज़ान हो जाती है तो सब अपने-अपने लिए उठ के जाते हैं नमाज़ पढ़ने और बादशाह भी महल में वापस आ जाता है। जब बादशाह महल में वापस आता है, तो अपने सिपाहियों को भेजता है और कहता है इन चारों को महल में वापस लेके आओ। अब चारों महल में जब आते हैं तो क्या होता है, 2 का किस्सा तो बादशाह सुन चुका होता है। फिर बादशाह अपना किस्सा सुनाते हैं और यही किस्से का थोड़ा-सा हिस्सा आपको पढ़ना है, ठीक है? और इसका किस्सा सुनने के बाद फिर बाकी के जो 2 दरवेश होते हैं वो अपने-अपने किस्से सुनाते हैं। तो इस तरह से टोटल 5 हिस्से हो जाते हैं। आ गई बात समझ में? चलिए अब हम देखते हैं कि जो किस्सा हमें पढ़ना है उसके बारे में। तो अब देखिए यहाँ लिखा है सरगुज़िश्त। सरगुज़िश्त होती है यानी जो आपके ऊपर गुज़री है। किस पे गुज़री है? आज़ाद बख्त बादशाह पे, ठीक है? आज़ाद बख्त बादशाह पे जो चीज़ गुज़री है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम खुलासा पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है। एक फ़कीर ने शेर पढ़ते हुए कहा कि अब मैं तुम लोगों को अपनी कहानी सुनाता हूँ, है ना? हालांकि ये फ़कीर जो है ये फ़कीर नहीं है, ठीक है? लिखते हैं, वालिद के इंतकाल के बाद मैं तख्त पर बैठा, मेरी जवानी का दौर था, मेरी हुकूमत पूरे रोम में फैली हुई थी। अच्छा सॉरी, ये बेटा ना पहला दरवेश सुना रहा है, इसमें ओवरऑल खुलासा है मेरे ख्याल में, ठीक है? मेरी हुकूमत में एक सौदागर ताजिर की गर्ज से आया। अच्छा नहीं, ये बादशाह का ही किस्सा है, ठीक है? ये बादशाह ही अपना किस्सा सुना रहा है, रोम की बात हो रही है ना। हाँ ठीक है बेटा, देखिए क्या लिखते हैं, ए फ़कीर ने कहा, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये फ़कीर नहीं है, आज़ाद बख्त बादशाह ही है, ठीक है? बादशाह ने शेर पढ़ा और अपने बारे में बताया और कहा कि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मैं तख्त पर बैठा और बादशाह बन गया, ठीक है? मेरी जवानी का दौर था, मतलब मैं जवान था, मेरी हुकूमत पूरे रोम में फैली हुई थी, यानी जो आज़ाद बख्त बादशाह है वो रोम का बादशाह है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपका पुट हो सकता है MCQ में। मेरी हुकूमत में एक सौदागर तिजारत के गर्ज से आया। सौदागर बिजनेसमैन को कहते हैं, तिजारत मतलब बिजनेस, ठीक है? ताजिर भी बोल सकते हैं, सौदागर भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो सौदागर या ताजिर उनके वहाँ बिजनेस के घर से आया। जब मैंने उसकी शोहरत सुनी तो उसे अपने दरबार में बुलाया, ठीक है? जब मैंने सुना कि वो बड़ा रईस आदमी है और बहुत मतलब पैसे वाला है या जो भी, तो मैंने उसे अपने दरबार में बुला लिया। लिखते हैं, उस सौदागर ने मुझे बहुत से मुल्कों के ताइफ नज़र किए, ठीक है? नज़र किए, ताइफ मतलब तोहफे, तोहफों की जमा, ठीक है? नज़र किए यानी गिफ्ट में दिए। इसी के साथ उसने एक बेशकीमती लाल भी पेश किया। लाल क्या होता है बेटा? बहुत कीमती पत्थर होता है लाल, ठीक है? तो आप इसे सर्च कर सकते हैं नेट पे, लाल एक बहुत कीमती पत्थर होता है, ठीक है? लिखते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा जौहर ना देखा था और ना ही कभी इसके बारे में सुना था। मैंने खुश होकर बहुत सा इनाम व इकराम देकर उस सौदागर को रुखसत किया और उसे हर तरह की सहूलियतें भी दीं, ठीक है? अब देखिए ये भी एक क्या होता है, अदब और तहज़ीब का तरीक़ा है कि अगर कोई आपको गिफ्ट देते हैं तो आप उसे रिटर्न गिफ्ट देते हैं, राइट? तो जब उसने अलग अलग उसे गिफ्ट्स दिए तो बादशाह ने भी क्या करा, उसे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, ठीक है? और बहुत सारी सहूलियतें देके उसे रुखसत कर दिया कि अब जाओ तुम अपने वतन। वो सौदागर हर रोज़ दरबार में हाज़िरी देता था। मैंने हर रोज़ जो भी उसके पास जौहर थे को शाही ख़ज़ाने से मंगवा कर देखने और उसकी तारीफ़ करने का मामूर बना दिया। अब क्या हो गया, अब जो लाल उसे दिया गया था, किसे? बादशाह को, ठीक है? तो बादशाह ने एक आदत बना ली। क्या आदत बना ली? कि जो लाल उसे मिला था वो क्या करता था, उसे शाही ख़ज़ाने में रखा दिया था, लेकिन रोज़ उसे मंगाता था और उसकी तारीफ़ करता था कि यह वाक़ई ये पत्थर कितना अच्छा है, ठीक है? वेट 1 मिनट बेटा।
हाँ, ओके। अब देखिए लिखते हैं, एक रोज़ मैं मामूल के मुताबिक उस जौहर की खूबसूरती की तारीफ़ कर रहा था। बहुत से मुल्कों के सफ़ीर भी वहाँ हाज़िर थे। सब ने उस जौहर की तारीफ़ की। अब ये बात भी ठीक है ना, बादशाह के सामने सब सफ़ीर बैठे हैं, ठीक है? सफ़ीर कौन होते हैं बेटा? सफ़ीर वो होते हैं जो बादशाहों के एक जगह से दूसरी जगह मतलब बातों को ले जाते हैं, उन्हें सफ़ीर कहा जाता है, दूत एक तरह से, ठीक है? जैसे एम्बेसी में होते हैं ना, उस तरह से। तो लिखते हैं, इसी वक़्त मेरे वालिद के ज़माने का दाना, ठीक है? उनके वालिद के ज़माने का एक आदमी था, वो वहाँ आया, ठीक है? दाना वज़ीर खड़ा हुआ और जान माल की अमान पाकर पाने के बाद बोला, जान की अमान पाना यानी देखो बादशाह को बेटा अगर कोई बात बुरी लग जाएगी ना, तो वो उसे मार देता है, ठीक है? इसलिए वज़ीर ने क्या कहा, उनके वालिद के ज़माने के वो वज़ीर थे और उन्होंने आके कहा कि भई अगर आप मुझे मारे ना, है ना? जान की अमान हो यानी मुझे बख्श दिया जाए, तो मैं एक बात बोलूँ। तो हुजूर बोले, हुजूर जब ये सफ़ीर अपने मुल्कों में जाकर जाएंगे तो आपके इस फ़ेल पर हंसेंगे, क्योंकि निशापुर के एक सौदागर ने आपके मोती से बड़े 12 जवाहर अपने कुत्ते के पट्टे में लगाकर उसके गले में डाल रखे हैं। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने खिसियाकर उसकी गर्दन मार देने का हुक्म दिया। ठीक है, क्या मतलब हुआ? अब यहाँ से मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। बहुत सारे सफ़ीर बैठे हुए थे, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, ठीक है? सफ़ीर बैठे थे, तो अब क्या हुआ, उनके वालिद के ज़माने का जो बादशाह थे, बादशाह के वालिद के ज़माने का एक वज़ीर था, बहुत काबिल, दाना मतलब होता है काबिल, बहुत काबिल वज़ीर था, वो खड़ा हुआ और उसने कहा, भई अब बादशाह सलामत, अगर आप मेरी जान बख्श दें तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बादशाह कहते हैं, हाँ बोलो भई, क्या बात है? तो कहते हैं, हुज़ूर आप जो ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं ना, तो ये जो इतने ढेर सारे मुल्कों के सफ़ीर बैठे हैं, ये पता है क्या करेंगे? ये अपने-अपने मुल्कों पे जाके आपके इस फ़ेल पे यानी आपके इस अमल पे जो आप ये काम कर रहे हैं, इस पे हँसेंगे। तो कहेंगे, क्यों हँसेंगे? कहा, निशापुर जो एक राज जगह है ना, जैसे अब ये रोम का बादशाह है, तो कहते हैं निशापुर के एक सौदागर ने आपकी तरह से जो लाल पत्थर है ना, ऐसे 12 लाल पत्थर और आपकी मोती से बड़े, ठीक है? अपने कुत्ते के पट्टे में लगा रखे हैं, है ना? जो नेक बैंड होता है ना डॉग का, उसमें लगा रखे हैं। ठीक है, अब बादशाह को गुस्सा आ गया कि भाई मेरा एक पत्थर और उस जैसे 12 पत्थर, ये झूठ बोल रहा होगा, है ना? और फौरन खिसियाकर उसने क्या कहा कि इसकी गर्दन मार दो, यानी इसकी गर्दन को कल्म कर दो। ठीक है, आगे क्या होते हैं देखते हैं। जैसे ही जल्लाद आगे बढ़े, फ़रंग के बादशाह, अब यहाँ पे फ़रंग के बादशाह आ गए, ठीक है? उनका एक एलची आगे आया और माज़रत के साथ कुछ कहने की इजाज़त मांगी, ठीक है? इजाज़त मिलने के बाद उसने कहा कि मुझे वज़ीर का कसूर बताया जाए। इसके जवाब में मैंने कहा कि झूठ बोलने से बड़ा कसूर क्या होगा, और वो भी बादशाह के सामने। यानी अभी उन्हें क्या लग रहा है कि ये वज़ीर जो है ये मेरे सामने झूठ बोल रहा है, ठीक है? लेकिन एलची ने जवाब दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये दूसरे फ्रांग के बादशाह जो है ना, उनका एलची यानी उनका भेजा हुआ दूत है, उसने जवाब दिया, अभी इसका झूठ साबित कहाँ हुआ है? यानी ये बंदा झूठ बोल रहा है कि कुत्ते के गले में 12 वो हैं, झूठ बोल रहा है या सच, ये आपने साबित तो किया नहीं, है ना? आप अपने तय बता रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ठीक है? एंड मुमकिन है, यानी बात मुमकिन है कि जो कुछ कह रहा हो वो सही साबित हो, इसलिए अभी ये बेगुनाह है और इसका कत्ल जायज़ नहीं। मैं बोला, लेकिन एक सौदागर के पास ये सब कुछ होना नामुमकिन है, ठीक है? यानी मैं बादशाह हूँ, मेरे पास केवल एक है ना? और ये सौदागर हो कि इसके पास 12 है, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर इस पर इलायची कहने लगा कि सौदागर और फ़कीर मुल्कों मुल्कों फिरते हैं और तरह तरह के अजाइब और गरीब चीज़ें जमा कर लेते हैं, इसलिए फ़िलहाल इसकी, ठीक है, इसकी क्या करना है आपको? हाँ, इसकी आप तहकीकात कीजिए ना, इस गुज़श्ता ख़िदमत को नज़र अंदाज ना करें और सच और झूठ का क्या करें, और झूठ सच का फ़ैसला होने तक उसे कैद खाने में डाल दें, यानी अभी से मारे ना, कैद खाने में डाल दें, आप खून नाहक से बच जाएंगे, है ना? इस तरह से आपका क्या होगा, आपका फ़ायदा ये होगा कि आप बिना किसी उसको नहीं मारेंगे, है ना? बेगुनाह को मारने से बच जाएंगे। मैंने उसे कायल करना चाहा, मगर एलची ने अपनी बातों में उल्टा मुझे कायल कर दिया, है ना? लेकिन बादशाह चाह रहा था कि इसे कत्ल कर दिया जाए, लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। मैंने इस बात पर राज़ी हो गया कि वज़ीर को कत्ल करने की बजाय उसे कैद कर दिया जाए, और अगर ये बात सही निकले तो उसे आज़ादी मिलेगी, वरना उसे कत्ल कर दिया जाएगा।
ठीक है। तो ये स्टोरी थी और बाद में ये बात सच निकलती है, ठीक है। आप एक बार अपने आप से भी पढ़ लीजिएगा। बाद में ये बात सच निकलती है कि हाँ वहाँ पे 12 थे और उसके बाद उसे आज़ाद कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम सवाल जवाब देखते हैं। तो पहला सवाल लिखता है दास्तान किसे कहते हैं और इसकी अहम खसूसियात क्या हैं। तो अभी हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि दास्तान एक मुसलसल और तवील किस्सा है ना। और इसकी खसूसियात ये है कि इसमें माफ़ूकुल फितरत बातें होती है, हुस्न व इश्क की बातें होती है, शहज़ादी परी की मुलाकातें होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला सवाल है मीर अमन के तर्ज़ तहरीर की अहम खसूसियात क्या हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि बहुत साफ शफ़ाफ लिखते हैं, है ना। उन्होंने बहुत आसान ज़बान का इस्तेमाल किया है, मुहावरों का ज़बान इस्तेमाल की है ना। और उन्होंने उस ज़बान को देखिए ना उसलूब सादा है, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा हुआ है बादशाह ने सौदागर को क्या क्या सहूलियतें देकर भेजा। तो बहुत सारी उसे सहूलियतें दे दी थी, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखिए लिखा है वज़ीर ने बादशाह को क्या नसीहत की। तो वज़ीर ने बादशाह को नसीहत की कि भाई आप इतने बेकार से पत्थर के लिए इतना सब कुछ ना करें, नहीं तो ये जो बाहर के सफ़ीर बैठे हैं ये आपका मजाक बनाएंगे। अगला सवाल लिखा है बादशाह ने वज़ीर को सज़ा क्यों दी। क्योंकि उसने कहा था कि भाई एक सौदागर के कुत्ते के पट्टे में 12 ऐसे जौहरे हैं, है ना। तो उस बात पे वो नाराज़ हो गए थे। अगला सवाल देखिए लिखा है फ़्रांस के बादशाह के सफ़ीर ने वज़ीर को सज़ाए मौत से कैसे बचाया, ठीक है। तो कैसे सफ़ीर ने बचाया था। तो आपने अभी पढ़ा कि सफ़ीर ने कहा कि जब तक इसका जुर्म साबित ना हो जाए इसे मौत ना दी जाए, है ना। क्योंकि क्या पता कि वो सचमुच सच बोल रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपके अमली काम होते हैं। आप लोग कहते हैं मैम करा दिया करिए। तो ये देखिए मैंने इसका यहाँ पे फ़ोटो डाल दिया है, आप लोग इसे कर लीजिएगा, ठीक है। जनरली पेपर में वगैरह नहीं पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। तो इस तरह से ये था हमारा आज का चैप्टर। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी आपको पढ़ा दिए जाएँ, ठीक है। इसके साथ साथ उर्दू कोर के भी मैं पढ़ाऊँगी। तो आप लोग प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियोज़ ना जिनको ज़रूरत है उनको भी मिल सकें, ठीक है। चलिए तो वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। और आपका लाइक मुझे ये बता देगा कि हाँ भई आपके लिए सफिशिएंट है और आपको पसंद आई है, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।